हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरपेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के यानी लगातार जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उन्हीं में से अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में प्लेलिस्ट यानी पिछले प्रैक्टिस सेट की लिंक डाल दिया है, तो आप उन यानी प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं। और इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यानी प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और लगातार अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के यानी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होगी तो आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लगातार अपने इसी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से जुड़े रहें और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1400 यानी 98 या ऑप्शन डी 1857। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा यानी वास्को डी गामा भारत कब आया था। ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1498 या ऑप्शन डी 1857। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1498। कब आया था यानी वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। डेट क्या थी, 17 मई 1498 यानी 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया। तो वो भी कहाँ पर यानी ये आया था यानी कहाँ पर, कालीकट बंदरगाह। कालीकट यानी बंदरगाह ये यानी पहुंचा था। ये कहाँ पहुंचा था यानी कालीकट बंदरगाह ये पहुंचा था। ये कहाँ पर है कालीकट बंदरगाह, ये है आपका पश्चिमी तट पर यानी जो भारत का पश्चिमी तट है वहाँ पर ये कालीकट बंदरगाह है। ये केरल, कहाँ पर, केरल। और केरल के राजा जमोरिन ने, किसने, केरल के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। यानी जो केरल में कालीकट जैसे जगह है वहाँ के राजा ने यानी जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। और ये कब आया था, 17 मई 1498 को ये आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजी शासन की यानी स्थापना की। ऑप्शन उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी यानी बंगाल। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों के शासन की स्थापना की थी, वो कहाँ पर की थी यानी बंगाल में की थी। और ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था 23 जून 1757 यानी 23 जून 1757 में ये हुआ था। और ये कहाँ पर, बंगाल के नादिया जिले में यानी कहाँ पर, बंगाल के यानी नादिया जिले में भागीरथी की नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर यह हुआ था। इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति यानी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। किसके बीच यानी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और आपका यानी बक्सर का युद्ध, किसका, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 में। कब, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर कहाँ पर है, ये बिहार में। कहाँ पर यानी बिहार में ये बक्सर है। और ये यानी किसके बीच हुआ था, ये हुआ था आपका यानी हेक्टर मुनरो और मुगल बादशाह यानी किसके बीच, हेक्टर मुनरो और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा बंगाल के यानी नवाब मीर कासिम के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, ये आपका हुआ था यानी सबसे पहले जो यानी कौन कौन से थे, शाह
आलम और सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। यानी ये जो सिराजुद्दौला थे ये कहाँ के यानी राजा थे, ये मुगल बादशाह थे। और ये सिराजुद्दौला वो आलम थे, वो कौन थे, यानी ये थे मुगल बादशाह। और सिराजुद्दौला क्या थे, अवध के नवाब। और मीर कासिम बंगाल के यानी नवाब थे। और इन्हीं के बीच हुआ था किसके साथ, यानी हेक्टर मुनरो के साथ ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, 1853 में यातायात के लिए पहली रेल मार्ग खोला गया था। ऑप्शन ए पुणे से ठाणे, ऑप्शन बी बॉम्बे से ठाणे, ऑप्शन सी नागपुर से पुणे, या ऑप्शन डी बॉम्बे से पुणे। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका होगा यानी बॉम्बे से ठाणे के बीच। कब, यानी 1853 में। और ये डेट क्या थी, ये थी आपकी 16 अप्रैल 1853 में। ये यानी कहाँ से कहाँ तक, यानी बॉम्बे से ठाणे तक ये यानी रेल चली थी। और जो ये रेल चली थी और इसमें यानी कि कौन कौन से इंजनों का प्रयोग किया गया था, तो वो थे सुल्तान और सिंधु और साहिब। ये यानी तीनों इंजनों का प्रयोग किया गया था यानी पहली जो रेल चली थी उसमें। और इस समय यानी गवर्नर जनरल कौन थे, डलहौजी यानी इस समय यानी गवर्नर जनरल थे। और यानी ये कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन बी मालवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी इजारेदारी प्रथा, या ऑप्शन डी स्थायी बंदोबस्त। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी स्थायी बंदोबस्त। क्या शुरू की गई थी, यानी स्थायी बंदोबस्त यानी प्रक्रिया शुरू की गई थी 1793 बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये शुरू की गई थी। और ये द्वैध शासन की समाप्ति के पश्चात यानी 1772 में कौन सी इजारेदारी यानी कौन सी 1772 में कौन सी इजारेदारी यानी इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी। कब, 1772 में। और उसके बाद यानी जबकि यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, कब, 1793 में स्थायी बंदोबस्त की बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में लागू किया था। और जो ये रैयतवाड़ी यानी जो व्यवस्था थी, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये कब आई थी, यानी 1792 में। कब, 1792 में। और ये मुख्य रूप से मद्रास, मुंबई में शुरू की गई थी। कहाँ पर, मद्रास और मुंबई में ये शुरू की गई थी। कब की गई थी, 1792 में ये शुरू की गई थी। और जो मालवाड़ी थी यानी जो मालवाड़ी बंदोबस्त था ये शुरू किया गया था 1833 में। कब, 1833 में। और ये किस किस के बीच, यानी किस किस को, यानी अवध, उसके बाद आगरा, कहाँ कहाँ शुरू की गई थी ये, अवध, आगरा, और उसके बाद पंजाब तथा मध्य प्रांत में ये शुरू की गई थी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इजारेदारी प्रथा कब शुरू की थी, 1772 में, स्थायी बंदोबस्त 1793 में, मालवाड़ी 1833 में और रैयतवाड़ी 1792 में, ये सभी यानी शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी 11। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो 11 मौलिक कर्तव्यों का यानी भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है। और ये भारत के संविधान के भाग 4 क, किसमें, भाग 4 क
यानी ये बाहर 4 क में शामिल है और अनुच्छेद 51 क में ये शामिल है। किसमें? यानी भाग 4 क में, और अनुच्छेद पूछा जाए तो आपसे तो 51 क में ये यानी शामिल है। जो मौलिक कर्तव्यों का जैसे उल्लेख किया गया है, ये मूल संविधान में यानी मौलिक कर्तव्यों का जैसे उल्लेख नहीं था, ये क्या किया गया था, ये बाद में जोड़े गए थे। और ये कैसे जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे स्वर्ण से समिति की सिफारिश के कारण 42वें संविधान संशोधन, यानी 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1976 में। कब? यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये मौलिक कर्तव्य यानी जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? यानी 1976 में ये जोड़े गए थे। और आपको बता दें कि जी ये किसमें 51 क में यानी सबसे पहले कितने यानी जोड़े गए थे, तो ये आपके यानी जोड़े गए थे 10। कितने? यानी 10 मौलिक कर्तव्य केवल जोड़े गए थे। कब? यानी 1976 में। और उसके बाद 86वें संविधान संशोधन, कब? 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में। कब? 2002 में 11वें यानी जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा गया था। कब? यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य था क्या? ये था 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें यानी उनके माता पिता और उनके संरक्षक क्या करें? यानी उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, यानी उन्हें शिक्षा दिलाएं। जो बच्चे यानी 14 वर्ष की आयु तक के हैं उन्हें। और ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? ऑप्शन ए संशोधन प्रक्रियाएं, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्यों, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन सा? यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में है। और ये किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक हैं? तो ये आपके 36 से लेके 51 तक ये यानी सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और ये भाग कौन से में? 4 में। और कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेके 51 तक ये अनुच्छेद में हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी नीलम एस रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी वेंकट रमन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन यानी ए डॉक्टर यानी जाकिर हुसैन। यानी कौन सबसे कम समय की अवधि के लिए रहे थे? ये डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे। आपको बता दें कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? यानी राजेंद्र प्रसाद यानी भारत के पहले यानी राष्ट्रपति थे। उसके बाद ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये तीसरे नंबर के थे। कितने नंबर के? यानी तीसरे नंबर के ये थे। और ये कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे आपके 13/5 यानी 13 मई यानी 13 मई 1967 से कब? 13 मई 1967 से। और ये कब तक रहे थे? 3 मई 1969 तक। यानी कब तक? 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक ये करीब 2 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष? यानी ये 2 वर्ष यानी ये रहे थे राष्ट्रपति। और अभी जैसे वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? तो अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है।
कौन है यानी अभी वर्तमान में राष्ट्रपति, तो द्रौपदी मुर्मू है। भारत के पहले कौन राष्ट्रपति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये तीसरे नंबर के थे। और इनका यानी कितना समय रहे थे? ये रहे थे 2 वर्ष। और अभी यानी फिलहाल में राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपके यानी द्रौपदी मुर्मू है अभी यानी भारत की राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, झेलम, चिनाब और रावी उपनदी है। ऑप्शन ए गोदावरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, झेलम, चिनाब और रावी उपनदी है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा नदी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी सिंधु नदी। झेलम, चिनाब और रावी किसकी उपनदी है? तो ये यानी सिंधु नदी की उपनदी है। ये भारत के यानी उत्तर पश्चिमी भाग में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां यानी विस्तृत अपवाह यानी तंत्र का निर्माण करती हैं। यानी किसका निर्माण करती हैं? यानी विस्तृत अपवाह तंत्र का ये निर्माण करती हैं। ये जो सिंधु नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर, कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से ये यानी झील के जो निकट यानी कैलाश पर्वत के दक्षिणी भाग से निकलती है। और ये यानी एक तरह से आपको ध्यान रखना ये कहाँ से निकलती है? यानी मानसरोवर झील के यानी पास कैलाश पर्वत के पास से ये निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। आपको एक और चीज़ हम बता दें कि जैसे ये अभी आपकी यानी जो नदी है जैसे सिंधु नदी, तो इसके यानी एक तरह से दाएं से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं और बाएं से यानी इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो आपको हम बता दें कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ यानी किधर से मिलती हैं, ये आपको पूरी जानकारी दे दें। तो इसमें जैसे आपके दाएं से जो इसमें जैसे ये नदियाँ जैसे इसमें यानी मिलती हैं, जैसे इस तरह से ये जाती है, तो इसमें जो नदियाँ मिलती हैं तो आपकी ये मिलती हैं कौन कौन सी? सबसे पहले आपकी यानी दाएं से मिलने वाली नदी काबुल, उसके बाद इसमें कुर्रम, उसके बाद कौन सी नदी? गोमल। ये सभी नदियां किस में मिलती हैं? यानी दाएं से सिंधु नदी मिलती हैं। और बाएं से कौन कौन सी मिलती हैं? तो आपकी जो बाएं से मिलती हैं उन नदियों के नाम हैं जैसे सतलज, उसके बाद जैसे व्यास, उसके बाद कौन सी मिलती है उसमें? यानी चिनाब, उसके बाद रावी यानी चिनाब, रावी, उसके बाद कौन सी है आपकी? यानी झेलम। ये सभी नदियाँ यानी बाएं से मिलती हैं। और दाएं से कौन कौन सी मिलती हैं? गोमल, कुर्रम और काबुल। और बाएं से कौन सी मिलती है? झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज। ये सभी नदियाँ यानी किसकी सहायक नदी हैं? सिंधु नदी की यानी सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। ऑप्शन ए रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ऑप्शन बी डेक्कन ओडिसी, ऑप्शन सी डेक्कन क्वीन या ऑप्शन डी डेजर्ट सर्किट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी यानी डेजर्ट सर्किट एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। और ये यानी जो पर्यटन ट्रेन है ये आपकी यानी किसके लिए है? ये टूरिज्म ट्रेन है। यानी किस तरह की ट्रेन है? ये टूरिज्म ट्रेन है। यानी किस तरह की ट्रेन है? ये टूरिज्म ट्रेन है। और ये भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम यानी IRCT की एक संयुक्त पहल है। यानी किसकी? यानी IRCTC की एक संयुक्त पहल है। जो ये ट्रेन यानी चलती है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये चलती है आपकी जैसलमेर, कहाँ से कहाँ तक? जैसलमेर, उसके बाद जोधपुर और जयपुर। कहाँ तक? यानी जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर तक ये ट्रेन चलती है। और ये एक यानी टूरिज्म ट्रेन है और इसका नाम है डेजर्ट सर्किट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। ऑप्शन ए एशियाई डेवलपमेंट, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक या ऑप्शन सी न्यू ब्रिक्स बैंक या ऑप्शन डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका यानी ऑप्शन डी एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है अब, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। और ये जो ब्रिक्स बैंक है ये 5 प्रमुख उभरती यानी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। और ये वर्ष 2009 में यानी 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत, यानी कब 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत, यानी कहाँ कहाँ, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन यानी ब्रिक की स्थापना की थी। कब, यानी 15 अप्रैल यानी 2010 में, यानी ब्राजीलिया में हुए दूसरे शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था। कब किया गया था, 15 अप्रैल, कब, 15 अप्रैल 2010 में। कब, यानी 2010 में किसे शामिल किया गया था, दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था। और ये यानी कब, यानी ये 15 अप्रैल 2010 में यानी ब्राजीलिया में यानी हुए दूसरे शिखर सम्मेलन में से शामिल किया गया था। और ये जो आपका 15 और 16 जुलाई 2014 में, कब, 15 एवं 16 जुलाई 2014 में, कब, 15 और 16 जुलाई 2014 में, यानी फोर्टेलोजा यानी ब्राज़ील, कहाँ पर, यानी ब्राज़ील में फोर्टेलोजा यानी जगह में यानी ये सम्मेलन हुआ था। इसमें ब्रिक्स विकास बैंक की यानी स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना हुई थी। और ये यानी कब हुई थी, 15-16 जुलाई 2014 को जो ब्राजीलिया में यानी सम्मेलन हुआ था उसमें यानी ये ब्रिक्स विकास बैंक की यानी स्थापना हुई थी, जिसे ही अब यानी किसके नाम से जाना जाता है, न्यू डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, ये है आपके चीन के संघाई में। कहाँ पर, चीन के संघाई में इसका मुख्यालय है। इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इस पर अपने YouTube चैनल पर लगातार इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के यानी प्रैक्टिस सेट लगातार कराए जा रहे हैं और आगे भी कराए जाएंगे। इसी तरह के ही आपके RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट में प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे ही लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें और RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो आपको अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 पर आपको सबसे पहले मिलेगी। और एक बार वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।